एपिसोड 20। हेलो दोस्तों, आप सभी हमारे स्टोरी को डेली सुनते हो पर कोई भी ना तो कमेंट करते हो और ना ही लाइक। प्लीज दोस्तों, हमारी मेहनत को अपने एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। कहानी अब आगे। कार में दिव्यांश शीशे से नजरें छिपा कर नित्या को घूरे जा रहा था और मन ही मन उसके बारे में बहुत ही ज्यादा गलत सोच रहा था। तभी सारिका बोल पड़ी, भाई अब चलिए। जिसे सुन दिव्यांश कार ड्राइव करने लगा। राजपूत हाउस। कुछ घंटे बाद कार बाहर पहुंच जाती है और दिव्यांश तेजी में कार से निकल घर के अंदर चला जाता है। उसको यूं जाते हुए देख सारिका थोड़ा दुखी आवाज में बोली, नित्या भाभी। दिव्यांश भाई कुछ गुस्से में लग रहे हैं, कहीं उन्हें मेरी सच्चाई के बारे में कुछ। सारिका अभी इतना ही बोल पाई थी कि तभी नित्या झट से उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए बोल पड़ी, सारिका मैंने आपको पहले भी बोला है ना कि जब तक मैं ये बात दिव्यांश जी को ना बता दूं आप इस तरह कहीं भी ये सब मत बोला कीजिए। अगर गलती से भी ये बात किसी को पता चल गई तो आप भी जानती है कि मामला कितना बिगड़ सकता है। पर भाभी आपने भी देखा ना अभी दिव्यांश भाई कितने गुस्से में लग रहे थे, और वो अचानक से हॉस्पिटल भी तो पहुंच गए थे ना। हाँ मैं जानती हूँ सारिका कि दिव्यांश जी हॉस्पिटल आए थे, पर वो ये सोचकर ही आए थे कि मैं अपना चेकअप करवाने आई हुई हूँ। भले ही उन्हें मेरी फिक्र नहीं है पर वो आपको इस तरह रोड पर खड़े देख लिए होंगे, बस इसी वजह से लेने आ गए होंगे, और कोई भी बात नहीं है। तो आप अब टेंशन लेना कीजिए बंद और चलिए घर। नित्या के समझाने पर सारिका भी उसकी बातों पर यकीन कर कार से निकल गई। दिव्यांश का कमरा। रात को नित्या सब काम निपटा कर दिव्यांश के कमरे में जब आई तो दिव्यांश सोफे और बैठे एक किताब को पलटे जा रहा था। पहले तो नित्या दिव्यांश को इस तरह से किताब को पलटते देख थोड़ा घबरा गई, पर फिर खुद को मजबूत दिखाते हुए दरवाजा बंद कर सीधे बेड पर रखे चादर और एक तकिया ले जमीन और सोने की तैयारी करने लगी। जब दिव्यांश नित्या को आते देखा तो वो किताब को बंद कर सोफे पर रख देता है और सोफे पर से उठकर खड़ा होते हुए सीधे नित्या की तरफ बढ़ने लगता है। जब नित्या दिव्यांश को खुद की तरफ आते हुए नोटिस करती है तो वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है और डरते हुए मन में बोलती है, हे भोलेनाथ, ये दिव्यांश जी इस तरह से मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हैं। पता नहीं इस वक्त इनका गुस्सा कितना ज्यादा होगा। वैसे भी आजकल मैं जिस तरह इनके साथ बिहेव कर रही हूँ उसकी वजह से ये ज्यादा ही गुस्सा होंगे। पता ही नहीं चल रहा है इनसे कैसे बात करूँ सारिका के बारे में, पर ज्यादा दिन भी तो नहीं है मेरे पास। नित्या ये सोचते हुए उठकर खड़ी हो गई और दिव्यांश की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोली, आपको कुछ चाहिए क्या। हाँ, अब मुझे जो चाहिए वो तुम ही दे सकती हो, तो बोलो क्या तुम दोगी मुझे। दिव्यांश ये बात एकदम एटीट्यूड में बोला, जिसे सुन नित्या थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, मतलब मैं कुछ समझी नहीं, ऐसा क्या चाहिए आपको जो मेरे पास है। वही जो तुम बड़ी ही चालाकी से सबसे छिपाने की कोशिश कर रही हो। बस मुझे सीधे सीधे वो सच जानना है। तो अब चलो बिना ज्यादा अपनी नौटंकी किए बताओ कि तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही ये बात दिव्यांश बोलता है, उसे सुनते ही नित्या एकदम हैरान हो दिव्यांश के चेहरा को देखने लगती है और अगले ही पल अपने नजरे को चुराते हुए बोली, नहीं तो मैं आपसे क्या सच छिपाऊंगी, और अचानक से आपको ऐसा क्यों लगा। देखिए दिव्यांश, अगर आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया हो तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। आप भी जाकर सो जाइए। नित्या इतना बोल एकदम से पीछे पलट कर जाने लगी, लेकिन तभी दिव्यांश एकदम रिएक्ट करते हुए उसके कमर को पीछे से अपने दोनों सख्त हाथों से कसकर पकड़ नित्या की पीठ को अपने सीने से चिपका लेता है और उसके कान के पास धीरे से बोलता है, मैंने अगर सीधे तरीके से सवाल किया तो लगता है तुम्हें पचा नहीं, तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें उसी तरह से सवाल करूंगा जिस तरह से तुम्हें बातें समझ में आती है। लगता है तुम बहुत बेताब हो मेरे करीब आने के लिए, तो फिर चलो शुरू करते हैं। दिव्यांश इतना बोल नित्या के गर्दन पर अपने होठों को रख उसे चूमने लगता है, जिससे नित्या एकदम से डर जाती है और अपने आप को बचाने के लिए दिव्यांश के हाथों को अपने कमर से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। पर दिव्यांश की ताकत के सामने नित्या खुद को लाचार महसूस करती है, पर वो इस तरह हार नहीं मान सकती थी, इसीलिए बस कोशिश किए चली जा रही थी। दिव्यांश नित्या के कभी इस गर्दन की तरफ तो कभी उस गर्दन की तरफ चूमे जा रहा था और नित्या के कमर पर अपने हाथों को कसे जा रहा था, जिससे नित्या को रोना आ गया था। दिव्यांश के इस तरह बदतमीजी करने की वजह से अब नित्या की आंखों से आंसू बहने लगे और वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए अपनी पूरी ताकत लगा दिव्यांश को खुद से दूर कर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर दे मारी। उसके तमाचे से 1 मिनट के लिए तो दिव्यांश सन रह गया और नित्या को घूर बस उसे देखते रहा, लेकिन तभी नित्या रोते हुए बोली, छह मिस्टर दिव्यांश, आप मुझ पर उंगली उठाते हैं कि मैं एक घटिया लड़की हूँ, लेकिन आज आपने जिस तरह की हरकत मेरे साथ की उसे सोचकर भी मुझे आपसे घृणा रही है। आप तो मुझसे भी ज्यादा गिरे हुए इंसान हैं, एक लड़की के साथ जबरदस्ती। छह। इतना बोल नित्या रोते हुए ही कमरे से तेजी में दरवाजा खोल निकल बाहर चली गई।
पर दिव्यांश बस चुपचाप वहीं पर खड़ा रह गया। अगली सुबह रात भर छत पर रोकर नित्या ने बिताया था, इसीलिए सुबह वो बहुत जल्दी से नहा धोकर पूजा कर ली और अपने आप को संभालते हुए किचन में काम करने चली गई। वो काम तो कर रही थी पर उसके दिमाग में कल रात दिव्यांश के जबरदस्ती करीब आने वाला सीन बार बार घूमे चले जा रहा था, जी वजह से वो ना चाहते हुए भी रो पड़ी। वो अपनी आंसू पोंछ पाती उससे पहले ही ऋषभ किचन में आते हुए फ्रिज में से पानी का बोतल ले वहीं खड़ा हो पीने लगा और एक घूंट पीने के बाद वो नित्या की तरफ देखकर बोला, क्या बात है, तुम इस तरह सबसे छिपकर क्यों रो रही हो? लगता है कुछ छिपा रही हो घर वालों से, तो शायद उसी का गिल्ट फील हो रहा है। ऋषभ की बातों को सुन नित्या तुरंत अपने आंखों से आंसू पोंछ ली और बोली, तुम अपना दिमाग ज्यादा फालतू के कामों में मत लगाओ ऋषभ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तुम्हें प्याज काट रही थी, इसी वजह से आंखों में पानी आ गए थे। तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? नित्या फॉर्मली पूछी। वो ऋषभ को खुद पर शक करने का मौका नहीं देना चाहती थी, पर तभी ऋषभ बोल पड़ा, हाँ भाई, तुम तो बड़ी ही अच्छी और समझदार हो ना, तभी तो माँ की लाडली बेटी हो। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती है, क्या दो लोग एक दूसरे से अलग रहने के बाद भी मम्मी पापा बन सकते हैं? आई नो कि तुम बहुत समझदार हो, पर मैं तुम्हारे जितना समझदार नहीं हूं ना, इसीलिए मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आए। अगर तुम जानती हो तो मुझे भी बता दो। ऋषभ की इस तरह की उल्टी सीधी बातों को सुन नित्या थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसे लगा कहीं ऋषभ को उस प्रेगनेंसी के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। तभी ऋषभ फिर से बोल पड़ा, क्या हुआ नित्या? मैंने बोला अगर तुम्हें पता है तो मुझे भी बता दो ना, कि दो लोग अलग अलग होते हुए भी मम्मी पापा कैसे बन जाते हैं। ऋषभ, ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम्हें मुझे परेशान करने के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि मेरी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम हैं और मैं तुमसे फालतू की बात कर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए तुम यहाँ पर से जाओ। नित्या ये सारी बातें थोड़ा नजरें चुराते हुए बोले जा रही थी, जिसे सुन ऋषभ के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो पानी को फ्रिज में रखते हुए बोला, अच्छा बाबा, अगर जवाब नहीं देना है तो मत दो, पर इतना हाइपर मत हो, क्योंकि इस वक्त तुम प्रेग्नेंट हो ना, और ऐसे में तुम्हारा गुस्सा करना तुम्हारे, ओह सॉरी, तुम्हारे नहीं सारिका के बेबी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। क्यों? ये बात बोल चेहरे पर डेविल स्माइल लिए ऋषभ किचन से बाहर चला गया, पर उसके बातों में सारिका की प्रेग्नेंट वाली बात सुन नित्या पूरी तरह सन रह गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे और पैर लड़खड़ा रहे थे। वो तुरंत सारा काम छोड़ अपना सर पकड़ डरते हुए खुद में बोली, हे भोलेनाथ, इसका मतलब कि ऋषभ को सारिका की प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब मैं क्या करूं? वो तो मुझे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए सारिका की सच्चाई बता देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। मैं सारिका से प्रॉमिस की थी कि मैं ये बात सबको समझदारी के साथ बताऊंगी। अगर ये बात इस ऋषभ के थ्रू घर वालों को पता चली तो बहुत बुरा हो जाएगा। नित्या इतना सोचा तुरंत किचन से दौड़ते हुए ऋषभ के पीछे भाग उसके कमरे की तरफ चली गई। वो जब दौड़ रही थी तो वो अपने धुन में इतना खोई हुई थी कि सामने से आ रहे दिव्यांश उसे बिल्कुल भी नहीं दिखा और सीधे जा उससे सामने से जा टकराए। जैसे ही नित्या दिव्यांश से टकराए, दिव्यांश नित्या को लिए सीधे जमीन और गिर गया और उसके हाथों से उसका फोन छूट थोड़ा दूर जा गिरा। नित्या जैसे ही गिरने वाली होती है वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर जब उसे एहसास होता है कि उसे चोट नहीं लगी तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, और आंखें खोलने के साथ ही उसकी आंखें दिव्यांश के आंखों को बस देखते रह जाती है। और कुछ वक्त के लिए उन दोनों के होंठ खामोश हो जाते हैं और बस नजरें एक दूसरे को देखे जा रही होती है। लेकिन अगले ही प्लीज नित्या को ऋषभ की बात याद आ जाती है और वो झट से दिव्यांश के ऊपर से उठकर खड़े होते हुए कहती है, आई एम सॉरी दिव्यांश, मैंने आपको देखा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। इतना कह बिना रुके ही नित्या जाने के लिए झट से अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, पर अभी वो वहां से ऋषभ के पास जा पाती उससे पहले ही दिव्यांश फर्श पर से उठ खड़ा होते हुए नित्या की कलाई को पीछे से पकड़ उसे रोकते हुए कहता है, तुम क्या खुद को कहीं की महारानी समझती हो जो मैं तुम्हें सामने से आते हुए नहीं देखा? एक तो धक्का देकर नीचे गिराया, उसके बाद ये एटीट्यूड दिखाकर जा रही हो। देखिए दिव्यांश, आपको मेरे साथ जो भी बहस करनी है वो बाद में कर लीजिएगा, पर इस वक्त मेरा कहीं पर जाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए प्लीज मेरा हाथ छोड़िए और जाने दीजिए मुझे। नित्या इतना बोल दिव्यांश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी दिव्यांश नित्या की कलाई को छोड़ने की बजाय उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर कमरे की तरफ चला गया और कमरे के अंदर जा नित्या को जोर से धक्का दे बेड पर गिराते हुए खुद दरवाजे को अंदर से बंद करने लगा। जब नित्या दिव्यांश को इस तरह से दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए देखती है तो वो काफी ज्यादा ही घबरा जाती है और खुद में डर के मारे बड़बड़ाते हुए बोलती है, ये दिव्यांश इस तरह दरवाजा अंदर से क्यों बंद कर रहे हैं? और ये मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं? कहीं ये मेरे साथ, कल भी इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी,
लगता है कल मैंने इन्हें जो थप्पड़ मारा था उसी बात के लिए आज फिर से ये मेरे साथ। हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं? मैं दादी माँ या पापा किसी को आवाज भी नहीं दे सकती हूँ, वरना माँ को मेरी शादी की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ऊपर से ऋषभ को ये सच्चाई बताने से रोकना भी है मुझे, पर मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। अब आप ही कुछ कीजिए भोलेनाथ, मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूँ। नित्या अभी ये सारी बातें खुद में सोच ही रही थी कि तभी दिव्यांश एक एक कर कदम बेड की तरफ बढ़ाते हुए नित्या के करीब बढ़ने लगा। दिव्यांश, देखिए आप ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे लास्ट बार बोल रही हूँ, आप इस तरह से मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हमने इस शादी में डील किया था, ये बात आपको याद होनी चाहिए। नित्या बोले चली जा रही थी और दिव्यांश एकदम उसकी सारी बातों को अनसुना किए बस उसके करीब बढ़े चले जा रहा था, जिससे नित्या के दिल की धड़कन डर के मारे जोर जोर से धड़के जा रही थी। इधर ऋषभ अपने कमरे में खुशी के मारे खुद को शीशे में देख देख बातें कर रहा था। वाओ यार ऋषभ, क्या गजब की बात पता चली है तुझे। मतलब एक ही झटके में उस नित्या से सारे बेइज्जती का बदला ले लूंगा। उसको पूरे घर वालों के सामने, स्पेशली माँ के सामने बेइज्जत करूंगा। जब उस सारिका की बच्ची को पता चलेगा कि उसकी प्रेगनेंसी वाली बात सभी घर वालों को पता चल गई है, तो वो नित्या से नफरत करने लग जाएगी। हर तरफ से फायदा तो मेरा ही हो रहा है। अब बस एक बार उसके प्रेगनेंसी वाले डॉक्यूमेंट हॉस्पिटल ले आ जाए, उसके बाद सारे लोगों के सामने आएगा एक जोरदार तूफान। दिव्यांश का कमरा। दिव्यांश नित्या के ऊपर उसके चेहरे के करीब बढ़े जा रहा था और नित्या उसको अपने दोनों हाथों से दूर धकेलने की कोशिश में लगी हुई थी। डर की वजह से वो रो भी रही थी और साथ ही साथ बोल भी रही थी, मिस्टर दिव्यांश आप ऐसा नहीं कर सकते हैं मेरे साथ, प्लीज मुझे छोड़िए, जाने दीजिए मुझ, प्लीज। नित्या के रोने का दिव्यांश पर कोई असर नहीं हो रहा था और अगले ही पल वो नित्या के दोनों हाथों को अपने सख्त हाथों से पकड़ लिया और उसके होठों के बेहद करीब जा पहुंचा। जब नित्या को लगा कि अब वो खुद को नहीं बचा पाएगी तो वो अपनी हार मानकर दोनों आंखें निराश हो बंद कर लेती है, पर तभी उसके कानों में दिव्यांश की आवाज पड़ती है। मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ नित्या, इस प्रेगनेंसी की जो भी सच्चाई है मुझे सीधे सीधे बता दो, वरना तुम सोच लो आज तुम्हें मुझसे खुद तुम भी नहीं बचा पाओगी। और ये बात तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मेरे लिए लड़कियों के साथ ये सब करना कोई नया नहीं है। तो बोलो, क्या मुझे इस प्रेगनेंसी के बारे में सच सच बताओगी या फिर? दिव्यांश जैसे ही ये बात बोलता है, नित्या झट से अपनी दोनों आंखें खोल उसे हैरान हो देखने लग जाती है, जिस पर दिव्यांश बोला, मुझे इस तरह घूरने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। जल्दी डिसाइड करो कि तुम्हें अपने साथ ये सब होने से रोकना है या फिर अगर तुम नहीं बताओगी तो फिर ठीक है, अब जो मैं करूंगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद ही होगी। दिव्यांश फिर से ये कहते हुए नित्या के होठों के करीब बढ़ने लगा, लेकिन इस बार ना जाने नित्या को कहां से हिम्मत मिल गई और उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, वो दरअसल प्रेग्नेंट में नहीं सारिका है। ये बात बोलने के बाद नित्या झट से अपने ऊपर से दिव्यांश को धक्का दे बेड पर से उठकर खड़ी हो जाती है और दिव्यांश पूरी तरह शॉक में बेड पर ही बैठे बस सन ही रह जाता है। लेकिन उसे नित्या की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ, इसी वजह से वो तुरंत बेड पर से उठ खड़ा हो गया और नित्या के कलाई को पकड़ मरोड़ते हुए बोल पड़ा, व्हाट द हेल यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में इतनी घटिया बातें बोलने की? जी तो कर रहा है कि तुम्हारी जुबान अभी ही बंद कर दूं। दिव्यांश की कलाई को मरोड़ने की वजह से नित्या को काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो इस वक्त दिव्यांश की हालत को भी समझ सकती थी, इसीलिए वो थोड़ा खुद को शांत करते हुए धीरे से बोली, देखिए दिव्यांश, मैं समझ सकती हूँ कि सारिका के बारे में ये सब सुनकर आपको यकीन नहीं हो पा रहा है, पर आप मुझे प्लीज एक बार एक्सप्लेन करने का मौका तो दीजिए। मैं सच बता रही हूँ, मैंने अभी जो कुछ भी आपसे बोला वो सब सच है। दिव्यांश बार बार ये शब्द सुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और इसीलिए वो नित्या को जोर से अपने से दूर धकेल दिया, जिस वजह से नित्या टेबल के पास जा गिरी और उसके सर पर भी टेबल के कोने से चोट लग गई। पर जब नित्या ने देखा कि दिव्यांश इतने गुस्से में कमरे से बाहर जा रहा है तो वो समझ गई कि वो सारिका के पास ही जा रहा होगा, और इसीलिए वो बिना एक भी मिनट रुके नीचे से उठ गई और दौड़कर दिव्यांश के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ बोली, प्लीज दिव्यांश, आप इस तरह गुस्से में इस मैटर को और मत खराब कीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि आप सारिका की प्रेगनेंसी से बहुत ज्यादा गुस्सा है, पर प्लीज एक बार शांति से मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, फिर आपको जो करना होगा आप कर लीजिएगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। नित्या, तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। देखो इस वक्त मैं खुद को काबू नहीं कर पाऊंगा और तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूंगा। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे सारिका से बात करनी है, छोड़ो। इतना कह दिव्यांश नित्या के हाथ को झटक दरवाजा खोल जाने लगा, तभी नित्या थोड़ा जोर से बोली, हाँ हाँ मत सुनिए मेरी कोई भी बात, जाइए और मार डालिएगा अपनी बहन को। वैसे भी सारिका तो हर दिन मर ही रही है ये सब बर्दाश्त कर करके। वैसे भी आपके जैसा भाई जिस किसी लड़की का होगा वो भला अपने भाई से और उम्मीद भी क्या ही कर सकती है।
जब नित्या ये सब बोल रही थी तो दिव्यांश के कदम एकदम से रुक गए और वो नित्या की तरफ मुड़ते हुए उसे गुस्से में घूरने लगा। इधर ऋषभ अपने कमरे में बेड पर बैठकर अभी मोबाइल को बार बार चेक ही कर रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया। उस मैसेज को देखते ही ऋषभ तो खुशी के मारे उछल पड़ा और झट से उसे ओपन कर देखने लगा और एक डेविल स्माइल अपने चेहरे पर लिए बोला, लो आ गया सच मेरे हाथों में। अब नीचे जाकर मैं सारे घर वालों को बता दूंगा कि इस घर में जो प्रेग्नेंट हुई है वो नित्या नहीं बल्कि सारिका है। उसके बाद इस नित्या का परिवार पूरा बिखर जाएगा, जिसे समेटने की चाहे लाख कोशिश कर ले वो नित्या पर समेट नहीं पाएगी। इतना बोल ऋषभ तेजी में कमरे से चल बाहर निकल हॉल की तरफ जाने लगा। इधर दिव्यांश नित्या को गुस्से में पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं अपनी बहन से प्यार नहीं करता हूँ ये बोलने की कोशिश कर रही हो, या फिर ये बोल रही हो कि तुम मेरी बहन को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो? अगर आप अपनी बहन से सच में प्यार करते होते ना तो उसके जिंदगी के इस मोड़ पर आप उसके साथ खड़े होते, ना कि उसका सच जानने के बाद उल्टा उससे ही टॉर्चर करने पहुंच जाते। क्या गलती है इस सब में सारिका की, बताइए मुझे। उसकी बस इतनी ही गलती थी ना कि वो अपने दोस्तों पर बहुत भरोसा करती थी। अरे उसके साथ क्या हुआ था आपको कुछ पता भी है? उसी के कॉलेज के एक लड़के ने उसको धोखे से बेहोश कर उसके साथ इतनी घटिया हरकत की, और जब इस बात का पता सारिका को चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इस सच को जान उसकी जिंदगी में जो भी बची खुशी सुकून था वो भी जा चुकी थी। हर रोज बस वो इसी डर के साथ जी रही है कि अगर उसके घर वालों को उसके प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। उसकी कोई गलती ना होने के बावजूद भी उसे हर दिन सजा मिल रही है। बताइए दिव्यांश, क्या ये है आपका अपने बहन के लिए प्यार? दिव्यांश सब नित्या की बातों को सुनता है तो वो बाहर जाते जाते रुक जाता है और नित्या के पास आ बोलता है, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मैं अपनी बहन से प्यार नहीं करता हूँ? दिव्यांश इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द में था। ये बात नित्या समझ पा रही थी, इसीलिए वो शांति के साथ बोली, देखिए दिव्यांश, मैं जानती हूँ कि आपको ये सब सच जानकर बहुत ज्यादा ही तकलीफ हुई है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपने पूरे परिवार वालों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन एक बात मैंने जो कही वो गलत नहीं है। आप प्यार तो करते हैं सारिका से, पर क्या सारिका अपने मन की बात आपसे बिना डरे बोल पाती है? उसके साथ इन कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया, पर क्या उसके मन में ये ख्याल आया कि वो अपनी तकलीफ को आपके बता दे? ऐसा उसके मन में क्यों नहीं हुआ? दिव्यांश जी, वो ऐसा इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि वो आपसे डरती है। आप कभी भी उसके साथ दो पल प्यार से बैठकर बात नहीं किए, और न ही बिना बड़े भाई बने उसकी एक दोस्त बन उसके दिल की बात जानने की कोशिश की है। नित्या जब इस तरह से दिव्यांश को समझाती है तो कहीं ना कहीं उसे नित्या की बात सही ही लग रही थी, और इसीलिए उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है अपने परिवार के प्रति। ये सोच वो दौड़कर ड्रेसिंग टेबल के पास चला गया और घूरकर खुद को देखते हुए अपने हाथों को मुट्ठी बना जोर से शीशे पर दे मारा। जैसे ही उसने शीशे पर मुके मारा, शीशा टूटकर जमीन और बिखर गई और उसके हाथ से बहुत खून निकलने लगा। नित्या एकदम से हड़बड़ाते हुए उसके पास जा उसके हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ बोलने लगी, दिव्यांश जी, ये क्या कर रहे हैं आप? आप इस तरह खुद को चोट क्यों दे रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, मैं इसी लायक हूँ नित्या, तुम सच ही बोल रही हो। मैंने कभी अपनी बहन को, अरे बहन को तो छोड़ो बल्कि अपने पापा या दादी किसी के बारे में दो पल बैठकर नहीं सोचा। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। मैं एक बहुत अच्छा बेटा, सक अच्छा भाई और एक अच्छा पोता हूँ, पर आज मुझे समझ में आया कि मैं तो। दिव्यांश ही जब बोलते बोलते रोने लगा और झट से नित्या के गले से लिपट गया। अचानक से नित्या दिव्यांश को अपने गले से लगे देख बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है, पर वो ये भी जान रही थी कि दिव्यांश को इस वक्त किसी की जरूरत है जिससे वो अपने आप को संभाल पाए। बस इसीलिए वो दिव्यांश को खुद से दूर नहीं की बल्कि एक दोस्त की तरह उसकी पीठ पर हल्के हाथों से सहलाते हुए बोली, दिव्यांश जी, इस वक्त आपको इस तरह बैठकर दुखी नहीं होना है, बल्कि आपको सरिका का सपोर्ट सिस्टम बनना है। वो बेचारी हर दिन इस डर में जी रही है कि अगर आपको उसके इस प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया तो आप उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे। तो फिलहाल आप उसके पास जाकर उससे कुछ देर बात कीजिए, उसे ये एहसास दिलाइए कि जो भी उसके साथ हुआ उसमें उसकी थोड़ी ना कोई गलती थी, और आप उससे गुस्सा नहीं है। नित्या की बातों को सुन दिव्यांश उसके गले से अलग होते हुए बोला, शायद तुम ठीक बोल रही हो नित्या, मैं अभी जाता हूँ उससे बात करने। इतना कह दिव्यांश जैसे ही जाने का लिए पलटा, उसका पैर एकदम से स्लिप हो गया और वो जमीन पर गिरने ही वाला होता है कि तभी नित्या झट से आगे बढ़ अपने दोनों हाथों से दिव्यांश को थाम लेती है। नित्या का एक हाथ दिव्यांश के पीठ पर था और दूसरे हाथों से उसने दिव्यांश के हाथों को पकड़ रखा था, और दिव्यांश भी अपने दोनों हाथों से नित्या के कमर को कसकर पकड़ लिया था। दोनों की आंखें एक दूसरे को देखे जा रही थी। दिव्यांश नित्या के बाहों में गिरे बस उसके चेहरे को निहारे जा रहा था। उसे याद नहीं था कि वो इस वक्त नित्या के बाहों में है।
वो उसे देखे चले जा रहा था, तभी नित्या के खुले बाल उसके चेहरे पर बार बार आए जा रहा था। उसे देख दिव्यांश नित्या के कमर पर से अपने एक हाथ को हटाते हुए उसके बालों की तरफ बढ़ा, बाल को कानों के पीछे करने लगा। लेकिन तभी नित्या को बहुत अजीब सा लगा, इसीलिए वो हिचकिचाते हुए आवाज में बोल पड़ी, दिव्यांश आप ठीक तो है ना? उसकी आवाज़ों को सुनते ही दिव्यांश भी अपने असलियत में वापस लौट आया और झट से नित्या से दूर हो खड़ा होते हुए कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उन दोनों के कानों में किसी के बुलाने की आ पड़ती है। उस आवाज को सुनते ही नित्या एकदम से चौंक जाती है और दिव्यांश को घूर कर देखते हुए बोलती है, दिव्यांश जी ये तो ऋषभ की आवाज है, हमें उसे जाकर रोकना होगा दिव्यांश जी। दिव्यांश नित्या के बातों को समझ नहीं पाया, इसीलिए पूछा, तुम क्या बोल रही हो नित्या? तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत।